नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। अगर आपको ऐसा लगता है कि दुनिया भर में होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं जो आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट कर रहे हैं, चाहे आपको मजबूत बना रहे हैं फाइनेंशियली या कमज़ोर कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिर्फ 10 से 12 मिनट की वीडियो में आपको ये मिल सकता है। और स्टॉक बॉक्स यहाँ पे कवर करता है सारे ऐसे न्यूज़ जो आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपके इनकम, आपके खर्चे और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू या अपॉर्चुनिटीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कर लीजिए अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोस को देखना चाहते हैं। तो शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से, और ये है गवर्नमेंट में लाइनअप 4 स्कीम्स टू सॉफ्टन टैरिफ ब्लोज। अब टैरिफ ब्लोज क्या है? जो डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए हैं इंडिया पर, पेनल्टी भी लगाया है, टैरिफ भी लगाया है, तो इससे नुकसान तो पहुंचेगा हमारे एक्सपोर्टर्स को। तो गवर्नमेंट कह रही है कि 4 स्कीम्स अनाउंस करने वाली हैं वो, तो इससे काफ़ी राहत मिल सकती है स्पेसिफिकली ऐसी कंपनीज को जो यूएस के एक्सपोर्ट्स पे सबसे ज़्यादा रिलाई करती हैं। तो यहाँ पे एक तो है क्रेडिट रिलेटेड सपोर्ट मेजर्स, जहाँ पे ये हेल्प करेंगे एक्सपोर्टर्स को जो हिट हुए हैं बाई 50% पिनिटिव टैरिफ्स। तो ऐसा कोई एक्सपोर्टर है जिस पे 50% का टैरिफ लगा है, उसकी मदद करी जाएगी सबसे पहले तो। इसके अलावा यहाँ पे प्रपोजल ये वेंसडे को लेकर आ सकते हैं जो इन लाइन होगा विद क्रेडिट गारंटी स्कीम्स, जो अनाउंस किया गया था कोविड के टाइम पे, स्पेशली एमएसएमई कंपनीज के लिए जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं। तो जो मेजर्स हैं ये एक्सपेक्टेड है कि टैकल करेंगे एक तो लिक्विडिटी चैलेंज को, मतलब पैसों की जो परेशानी आ रही है छोटे एक्सपोर्टर्स को, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे, लिक्विडिटी इशू को। और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स की यहाँ बात हो रही है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होती है, रोज़ रोज़ जो बिज़नेस का खर्चा है उसको मैनेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। तो इसकी मतलब कमी फेस हो रही होगी स्मॉल बिजनेसेस को, क्योंकि अचानक से लिक्विडिटी बंद हो गया आना, तो उनकी मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये इसीलिए एम्प्लॉयज़ को निकालना नहीं पड़ेगा जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं स्पेसिफिकली, राइट। और ये प्रोटेक्ट करेंगे जॉब्स को और फर्म्स की भी हेल्प करेंगे कि अपने ऑपरेशंस को वो मजबूत बना करके रखें। अब सबसे ज़्यादा चोट किसको पहुंची है? सबसे ज़्यादा चोट पहुंची है टेक्सटाइल्स को। आप किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले इंसान से बात कीजिए, इस टाइम पे आपको समझ में आएगा। और स्पेसिफिकली अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना चाहिए सेक्टर पर। एंड टेक्सटाइल पे काफ़ी बुरा असर पड़ा है क्योंकि टेक्सटाइल में हमारा कॉम्पिटिशन भी बहुत टफ है। बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, सारे कंपटीटर्स यहीं पे हैं और हमारे ऊपर टर्फ इतना लग गया। तो टेक्सटाइल्स, अपैरल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, फुटवेयर, केमिकल, इंजीनियरिंग गुड्स एंड एग्रीकल्चर एंड मरीन एक्सपोर्ट्स, ये सारे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जिस पे सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है 50% टैरिफ्स का। तो जेम्स एंड ज्वेलरी पे भी काफ़ी असर पड़ रहा है, अगर आप देखोगे लेदर, फुटवेयर पे भी काफ़ी असर पड़ रहा है, केमिकल और इंजीनियरिंग गुड्स। आप देखिए कि जैसे कुछ स्टेट्स हैं हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु देख लो आप, अच्छा खासा इनका जो ओवरऑल शेयर होता है वो एक्सपोर्ट्स में इंजीनियरिंग गुड्स का होता है। जेम्स एंड ज्वेलरी, आप देखो गुजरात के जो पोर्ट्स हैं वहाँ से जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स अच्छे खासे होते हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी अच्छे खासे होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी एरियाज़ में अगर आप देखोगे तो जो कंपनी सिचुएटेड है, इनकी मदद अब गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से करनी होगी ताकि हम सस्टेन कर पाएँ जब तक कि ट्रेड डील साइन नहीं होती। और ये ट्रेड डील कब साइन होगी ये अभी तो हमें बिल्कुल नहीं पता। तो यहाँ पे लेट्स सी कि किस तरीके से ये मेजर सेक्टर्स हैं जो इस चीज़ से निकल करके आ सकते हैं। अब बात करूंगा अगले आर्टिकल की, और ये है ट्रेड पैक्ट विथ यूएस बाय नवंबर और सो। ये कहना है गोयल का। अब ट्रेड पैक्ट की हम बात कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे जो ट्रेड पैक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, ये नवंबर तक हो सकता है, ये कहना है पीयूष गोयल जी का, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। इनका कहना है कि बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है यूएस के साथ बाय फॉल और नवंबर। और इन्होंने बहुत कम बताया जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, ऑफकोर्स वो ट्रेड मैटर्स में घुस चुके हैं। तो ट्रेड में अब कॉमर्स और ट्रेड नहीं डिस्कस हो रहा है, पॉलिटिक्स पूरी तरीके से यहाँ पे घुस चुका है, स्पेसिफिकली जो जियो पॉलिटिकल चीज़ें हैं। तो इनका कहना है कि मैं होप करता हूँ कि थिंग्स अभी बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगे वेरी सून, एंड ये कंक्लूड करेंगे बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट बाय फॉल नवंबर और सो। एंड वर्चुअल एड्रेस में इन्होंने ये भी कहा कि एक्साइटमेंट है थ्रू आउट द वर्ल्ड क्योंकि ट्रेड बढ़ रहा है, बिजनेस रिलेशंस बेटर हो रहे हैं। तो हमारा एक लिटिल बिट ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं जो ट्रेड इश्यूज़ को हिंडर कर रहे हैं, कहना कि ट्रेड इश्यूज़ वहाँ पे डिस्कस नहीं हो पा रहे हैं। तो इनका कहना है कि बातचीत चल रही है अभी भी यूएस के साथ, एंड जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है, पेनल्टी लगी है, ये अभी भी है, बट स्टिल न्यू दिल्ली की तरफ से ये आया है कि न्यू दिल्ली कह रहा है कि आप ये जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हो ना लगातार, सबसे पहले तो आप ये लगाना बंद करो, तभी तो हम ट्रेड डिस्कस करेंगे। आप इस तरीके से टैरिफ्स लगाए जा रहे हो तो हम डिस्कस क्या करें, है ना। आप अभी हमसे मीटिंग करते हो और फिर बाद में आप नई चीज़ें कर देते हो। तो ये चीज़ें बहुत अनप्रेडिक्टेबल लग रही हैं इंडिया को ड्यूरिंग दिस ट्रेड डील। तो इनका कहना है आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जो 2 ग्रेट कंट्रीज़ हैं ये सॉल्व करेंगी इन सारी चीज़ों को, एंड यहाँ पे
स्पेसिफिकली जो डोनाल्ड ट्रंप को प्रॉब्लम है रशियन ऑयल हमारा परचेज करने से और ये सब करने से, वी हैव टू सी कि यहाँ पे हम बैकफुट पे आते हैं नहीं आते हैं, क्या हम ये बाय करना बंद करते हैं नहीं करते हैं, ये तो हमें देखना होगा, या फिर ऐसा क्या करना पड़ेगा कि ये डील आगे जा कर के साइन होती है। क्योंकि अब टैरिफ की तो बात ही नहीं रही। पहले उनका ये कहना था कि इंडिया सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है यूनाइटेड स्टेट्स के गुड्स पे, इसीलिए हम इन पे टैरिफ लगा रहे हैं। फिर इनका कहना है कि क्योंकि यूएस रशियन ऑयल बाय करता है इसीलिए हम इन पे और टैरिफ लगा रहे हैं। तो ट्रेड डील डिस्कस करने से पहले तो ये रशियन ऑयल वाली चीज़ डिस्कस करनी होगी, तभी हम आगे बढ़ के बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये ट्रेड डील तो होने से रही। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो ब्रिक्स नेशंस इतना क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे के। एससीओ समिट भी आपने देखा किस तरीके से रशिया, चाइना और इंडिया ये तीन काफ़ी क्लोज होते हुए नजर आए। इवन ब्राज़ील यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता हुआ नजर आया है। तो जियो पॉलिटिकल चेंजेस काफ़ी सारे हमें देखने को मिल रहे हैं पिछले 1 से 2 सालों में। टेरिफ्स, कॉस्ट, शिफ्टिंग स्ट्रैटेजीज, इंडियन फार्मास न्यू प्लेबुक। अब जितने लोग फार्मा इंडस्ट्री में या तो जॉब करते हैं या तो इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि फार्मा बहुत लुक्रेटिव इंडस्ट्री है और बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दिए इन्होंने, तो उनके लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कि अब फार्मा क्या कर रहा है ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे टेरिफ्स की बात चल रही है, इतनी अनसर्टेनिटी है। अब इनके प्लेबुक में क्या है? तो जो पोटेंशियल थ्रेट है, जो एक डर है कि स्टीप 200% का टैरिफ लग सकता है फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स पे, ये तो इस टाइम पे तैर रहा है, लटक रहा है हमारे ऊपर। एंड यहाँ पे जो फोकस है ऑन एक्सपोर्ट्स नॉन यूएस रीजन्स में और डोमेस्टिक मार्केट में, ये कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड बनने वाला है। तो कंपनीज कह रही हैं यूएस को छोड़ो, थोड़ा ऐसा फोकस करते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट यूरोप को बढ़ाते हैं, अफ्रीका को बढ़ाते हैं, साउथ अमेरिका को बढ़ाते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ डोमेस्टिक पर भी ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी बोल चुके हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में उन्होंने प्लान किया था टेरिफ्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है कुड रीच अप टू 250%, 250% लगा सकते हैं ये। एंड अकॉर्डिंग टू एपी, जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने सजेस्ट किया है कि 200% तक की ड्यूटीज़ लग सकती हैं, टैक्स लग सकते हैं इन्वोक, अगर नेशनल सिक्योरिटी प्रोविजन को इन्वोक किया जाए तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का कहना है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो एग्जाम्पशन है ये टेम्परेरी रहने वाला है ड्यू टू चेंजेस इन टैरिफ पॉलिसीज, और जो नेगोशिएशंस हैं बिटवीन सेवरल कंट्रीज एंड यूएस गवर्नमेंट ये चलेगा इस टाइम पे। तो अगर एग्जाम्पशन भी आया तो इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर आगे टारगेटेड टैरिफ फेस कर सकता है। अगर यूएस आइडेंटिफाई करता है कि कोई ट्रेड, सिक्योरिटी या कोई भी पॉलिटिकल रीज़न हो, फार्मा यहाँ पे ज़रूर इनकी पकड़ में आ सकता है। तो कहीं ना कहीं इन्हें अभी से एक बिजनेस स्ट्रैटेजी बनानी होगी जहाँ पे ये इसको मिटिगेट कर पाएँ। मतलब एकदम तो ज़ीरो तो इसका इम्पैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इसको काफ़ी कम किया जा सकता है। तो इंडियन फार्मा फर्म्स ने करीब 4.5% का CAGR पोस्ट किया है यूएस सेल्स से। एंड यहाँ पे प्राइस इरोजन भी हुआ है, प्लस यहाँ पे एबिटा वगैरह भी मार्जिन्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखना होगा इन्हें कि किस तरीके से ये एक्सपैंड कर सकते हैं सेल्स इन नॉन यूएस मार्केट्स जहाँ पे मार्जिन भी अच्छा हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है। डोमेस्टिक पर काफ़ी फोकस बढ़ रहा है, तो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट क्रूशियल है। 41% कंट्रीब्यूट करता है टू सेल्स फॉर सिलेक्टेड कवरेज यूनिवर्स एंड 10% का CAGR अच्छा खासा है। तो इंडिया में तो ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। अब यूनाइटेड स्टेट्स हैविली रिलाई करता है इंडिया पर, हमारे ऊपर, अपने जेनेरिक दवाइयों के लिए, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ लो कॉस्ट पे हम इसे प्रोड्यूस कर पाते हैं और क्वालिटी भी मेंटेन कर पाते हैं जो FDA को US में चाहिए। अप्रूवल के लिए भी आप देखोगे तो इतना इजी नहीं है, FDA इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें इन्हें मिल जाती हैं। और इंडियन फार्मा जो है, इसीलिए अगर आप देखोगे तो काफ़ी अभी पिछले कुछ महीनों में जितने भी सेक्टर्स इसके चपेटे में आए हैं, इंडियन फार्मा अभी भी बचा हुआ है। अभी तक इंडियन फार्मा पर कोई भी टैरिफ नहीं लगाया गया है। तो ऑफकोर्स इंडियन फार्मा यही अज्यूम करेगा कि अगर इंडिया से टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो US में कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता हुआ हमें नज़र आएगा, स्पेसिफिकली मेडिकल कॉस्ट। और यही रीज़न है कि इसीलिए इन्होंने अभी तक टैरिफ्स बढ़ाए नहीं हैं, क्योंकि अगर इंडिया से इन्होंने दवाइयाँ लेना बंद कर दी अगर, तो वहाँ के लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि दवाइयाँ 2 से 3 गुना महंगी हो जाएंगी एक बार में। तो जो प्राइस गैप है जेनरिक और पैटेंटेड प्रोडक्ट्स का, वो करीब 90% है। और इश्यूज बहुत सारे हैं, जैसे कि प्राइस इरोजन, रेगुलेटरी चैलेंजेस होते हैं, सब्सटैंशियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होता है, जिसकी वजह से मार्जिन्स बहुत कम आ पाते हैं बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए। ऑल्दो जो जेनरिक मार्केट है वो रिप्रेजेंट करता है 11% टोटल US फार्मा का, लेकिन अकाउंट करता है 90% ऑफ US प्रिस्क्रिप्शंस। तो इंडिया का 45% मार्केट शेयर है US में इन सब्सक्रिप्शंस में, क्योंकि कॉस्ट बहुत कम है, बहुत ही हाई वॉल्यूम पे प्रोडक्शन होता है हमारा। एंड इंडियन फर्म्स भी क्रूशियल हैं फॉर US हेल्थ केयर, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है एट 25 to 30% ऑफ US कॉस्ट अकॉर्डिंग टू IQVIA। ये जो इंडियन फर्म्स हैं इन्होंने प्रोवाइड किया है ओवर हाफ ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस
in 5 of top 10 therapies by volume including hypertension and mental health। तो इंडियन जेनरिक्स जो हैं वो सेव करती हैं यूएस हेल्थ केयर सिस्टम में कितना $219 बिलियन 2022 में, $1.3 ट्रिलियन फ्रॉम 2013 टू 2022, और करीब $1.5 ट्रिलियन अगले 5 सालों में ही सेव करेंगी। ठीक है, तो कंपनीज नंदलेस कंसिडर कर रही हैं कि लॉन्ग टर्म प्लान्स उनका क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन मल्टीपल लोकेशन पे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, बट वी हैव टू सी कि किस तरीके से आगे पॉलिसीज़ आती हैं यूएस गवर्नमेंट की, वो कितना हॉस्टाइल रहते हैं हमारी फार्मा कंपनीज़ के अगेंस्ट। अगर नहीं रहते तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर रहते हैं तो कुछ ना कुछ रेवेन्यू पे आपको असर ज़रूर देखने को मिलेगा 1 से 2 साल, बट स्टिल फिर ग्रोथ आपको वहीं दोबारा उसी ट्रैजेक्टरी पे जाते हुए नज़र आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।